नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स फिर से पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है वैद्युत स्थैतिकी और फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, आज इस चैप्टर से संबंधित ये हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पीछे के सारे वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वेक्टर के बताना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको पहले से ही कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में पढ़ा दिए थे। तो आइए जरा हम उन फार्मूलों को एक बार देख लें, जिससे इसे समझना और ही आसान हो जाए। आइए देखते हैं। दोस्तों, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक आवेश या क्या है Q1 है और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है भैया हमारा Q2। तो इनके बीच की जो दूरी होती थी भैया, उसको हम दिखाते थे वेक्टर R21 से। किससे दिखाते थे? वेक्टर R21 से। और आवेश 2 द्वारा आवेश 1 पर लगाया गया बल भैया हमारा क्या होता था? वेक्टर F12, अर्थात दूसरे कण द्वारा पहले पर लगाया गया बल। उसके बाद बेटा इसमें मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वेक्टर R12 का परिमाण। भैया परिमाण क्या होता था? केवल R12 कहिए, चाहे फिर मॉड लगा के इस पर वेक्टर लगा दीजिए। उसके बाद इसका एकांक सदिश क्या हुआ था? अगर आपको याद हो, R12 का कैप। और R12 का कैप की वैल्यू अगर मैंने आपको याद हो तो बताई थी भैया, किसी भी वेक्टर को लिखिए और उसी के परिमाण से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का 3 फार्मूले बनवाए थे। पहला फार्मूला क्या था? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर और R21 का कैप था भैया। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको पहले से ही पढ़ाकर प्रूफ करा दिया है भैया। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जरूर देख लें। आइए हम बात करते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। भैया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत पूरा कूलाम के नियम पर ही आधारित है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए भैया एक मैं निकाय बना रहा हूँ। क्या है भैया? ये निकाय। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। ये आपका क्या है भैया? एक निकाय। यह निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हुआ है। क्या है भैया? बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो मान लीजिए इसके केंद्र पर एक आवेश है भैया Q1। क्या है भैया? Q1 से कुछ दूरी पर दूसरा आवेश मेरा क्या है? Q2। भैया आप जानते हैं, यदि 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो इनके बीच क्या लगने लगता है? एक बल लगने लगता है। ठीक भैया। लेकिन मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर एक हमारा तीसरा भी आवेश है, वो क्या है? Q3। ऐसे ही कुछ दूरी पे मेरा चौथा आवेश है Q4। ऐसे ही मेरा 5वां आवेश Q5। ये हो जाएगा भैया हमारा Q6 और ये हो जाएगा हमारा Qn। मतलब यह निकाय कितने आवेशों से मिलकर बना है भैया? n आवेशों से मिलकर बना है। और यह n आवेश, जितने भी आवेश हैं, वो क्या कर रहे हैं? Q1 पर बल लगा रहे हैं। किस नियम से भैया? कूलाम के नियम से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा आवेश लगने वाला वैद्युत बल, ध्यान से सुनिए, इस आवेश पर इन सबके द्वारा लगने वाला वैद्युत बल का परिणामी क्या होता है? इनके अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है भैया? बराबर। अर्थात ये इस पर जितना बल लगा रहा है, ये इस पर जितना बल लगा रहा है, ये इस पर और ये इस पर, जो भी बल लग रहा है, इन सभी बलों को आप जोड़ देंगे तो इस पूरे निकाय का क्या आ जाएगा? संपूर्ण परिणामी बल आ जाएगा। आइए जरा इसको हम डेरिवेट करते हैं। भैया मान लीजिए Q1 आवेश की Q2 से दूरी क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत बता देंगे, वेक्टर R21। और यहाँ से इस पर लगने वाला बल क्या होगा? वेक्टर F12।
दूसरे कण द्वारा पहले पर लगने वाला बल। इसी प्रकार Q1 की Q3 से दूरी भैया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर R31 और Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा भैया हमारा वेक्टर F31, तीसरे आवेश द्वारा पहले पर लगने वाला बल। इसी प्रकार आप इसको भी लिखेंगे, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी भैया हमारी वेक्टर R41 और जो बल लगेगा भैया वो बल हमारा क्या होगा वेक्टर F14। सेम इसी प्रकार इसको यहाँ से मिला दीजिए तो जो दूरी होगी वो हो जाएगा मेरा वेक्टर R51 और जो फोर्स लगेगा भैया वो क्या होगा वेक्टर F15, मतलब आवेश 5 द्वारा आवेश 1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार Q6 से दूरी भैया क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर R61, इसकी दिशा ये होगी और लगने वाला बल भैया क्या होगा वेक्टर F16। ठीक भैया। इसी प्रकार 91वें आवेश के लिए क्या हो जाएगा, जो दूरी होगी भैया वो हमारी होगी वेक्टर RN1 और इस पर लगने वाला बल क्या होगा वेक्टर F1N। ये तो हमारा संपूर्ण बल और कुल दूरी निकली है। आइए पहले हम फिर से जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में मैंने आपके बताया कि अलग अलग आवेशों द्वारा Q1 पर लगने वाले बलों का सदिश योग ही क्या होता है परिणामी बल के बराबर होता है। तो जरा आइए हम इसको लिखते हैं शब्दों में, अध्यारोपण के सिद्धांत से। कहाँ भैया अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से होता क्या है भैया, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, क्या है भैया अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के, भैया ध्यान रखिए रहिएगा, बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किस योग के भैया सदिश योग के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे 1 मिनट में समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये एक आवेश Q1 है, इस पर भिन्न भिन्न आवेश क्या कर रहे हैं कूलाम के नियम से बल लगा रहे हैं। तो इस पर लगने वाला संपूर्ण बल क्या होगा, सब अलग अलग बलों को ज्ञात करके उनका सदिश योग निकाल लीजिए। यही आपका क्या होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक आवेश पर कार्यरत कुल बल उनके अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है भैया बराबर होता है। आइए जरा हम इसको लिखते हैं, निगमन इसका कैसे आता है। माना कोई निकाय Q1 Q2 Q3 ... Q1 आवेशों से मिलकर बना है, Q1 आवेशों से मिलकर भैया क्या है बना है, मिलकर बना है। यहाँ ब्लैक पेन से हिंट डाल लीजिएगा, निगमन आवेशों से मिलकर बना है और Q1 आवेश पर Q2
कामा Q3 Q4 डॉट 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 Q1 द्वारा, यह ध्यान रखिएगा, लगाया गया बल क्रमशः क्या है, तो Q2 द्वारा कौन सा बल लग रहा है भैया, F12, Q3 द्वारा F13। इसी प्रकार क्या लिखेंगे आप, लगने वाला बल क्रमशः F12 वेक्टर में रखिएगा भैया, वेक्टर F13 वेक्टर F14 डॉट 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 वेक्टर F1n है। और आवेशों के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मतलब दूरी भैया क्या है इनकी, पहले की है वेक्टर R21 R31 R41, तो ऐसे आप क्या लिखेंगे, R21 कामा R31 कामा R41 डॉट 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 वेक्टर Rn1 है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी एक आवेश पर कार्यरत बल, मान लीजिए Q1 पर कार्यरत बल क्या है, वेक्टर F1, अन्य आवेशों द्वारा Q1 पर लगने वाले बल के सदिश योग के क्या होता है भैया, बराबर होता है। तो Q1 पर सबसे पहले कौन बल लगा रहा था, Q2, तो Q2 कौन सा बल लगा रहा था, F12, ठीक भाई, यही बल लग रहा है F12, फिर F13, फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n, ठीक भैया। अब जरा इसमें लगा दीजिए क्या, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो वेक्टर F12 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई F0, और क्या होता है भैया, Q1 Q2 बटे R²। तो F12 के लिए R की वैल्यू क्या है, वेक्टर R21 का स्क्वायर, भैया इस वेक्टर हट जाता था अगर आपको याद हो, और यहाँ क्या जाता था, R21 का कैप। ऐसे ही 1/4 पाई F0 Q1 Q2, एक मिनट भैया, Q1 Q2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या भैया, अगर आप देखें तो Q1 Q2 फिर Q1 Q3 फिर Q1 Q4, इस आधार पे जो हो जाएगा हमारा Q1 Q3 बटे, फिर भाई इस बार क्या होगा, R31, तो R31 का स्क्वायर, और ये हो रहेगा R31 का भैया कैप, डॉट 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 ऐसा ही चलेगा, ये 1/4 पाई F0 Q1 Qn बटे Rn1 का स्क्वायर और Rn1 का मॉड भैया, सॉरी कैप, ठीक। इसके बाद आप और जानेंगे थोड़ा, वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे से भैया क्या कॉमन है, 1/4 पाई F0, और भैया क्या बचेगा, क्या Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर। भैया देखिए ये क्या लगा है, कैप हटाने के लिए मैंने भी पीछे आपको बताया कि उसी सदिश को भैया क्या करिए, लिखिए और उसी के परिमाण से भाग कर दीजिए। ऐसा आपको मैंने कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में पूरा पढ़ाया था भैया। ऐसे ये क्या हो जाएगा, R31 का स्क्वायर, यहाँ भी कैप हटेगा तो R31 वेक्टर लिखा जाएगा, उसी के मॉड से क्या होगा, भाग कर दीजिए, चाहे मॉड लिखिए चाहे वेक्टर ही हटा दीजिए, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा भैया, Q1 Qn बटा Rn1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी कैप हटाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, वेक्टर Rn1 अपान
Rn1 का। ठीक भैया, यही तो होगा। तो इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो क्या जाएगा आपका भैया, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्क्वायर का एक बार और मल्टीप्लाई होगा R³ 21 और ये क्या हो जाएगा वेक्टर R21। ऐसे ही क्या हो जाएगा भैया Q1 Q3 स्क्वायर का एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा R31 का क्यूब और वेक्टर R31 प्लस डॉट 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 ये क्या हो जाएगा भैया Q1 QN इसका स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा R³ N1 और ये क्या हो जाएगा वेक्टर Rn1। देखा जाए तो Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q1 भैया Q1 Q2 Q1 Q3 फिर अगला Q1 Q4 फिर अगला Q1 Q5। ठीक भैया R21 R31 R41 ऐसे Rn1। ठीक भैया, इसको हम आप सीधे एक फार्मूले में लिख सकते हैं। देखिए प्लस लगा है, सम हो रहा है भैया, सम का मतलब समेसन को आप सिग्मा से प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे आप इसी पे छोड़ दीजिए या इसको सीधे एक फार्मूले में आप क्या लिख सकते हो भैया वेक्टर F बराबर 1/4πε0। ध्यान रखे रहिएगा पूरा ये सम हुआ है, समेसन मतलब क्या आ जाएगा भैया एक सिग्मा का निशान है और फिर यहाँ लिखा क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको भैया। देखिए दोस्तों समेसन में लिखते समय आप ध्यान रख के रहिएगा फार्मूले में जो चीज़ नहीं बदल रही है उसको आप बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। जैसे Q1 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 नहीं बदल रहा है तो आप भी यहाँ पे Q1 लिख देंगे। बदल क्या रहा है Q2 है Q3 है फिर Q4 होगा फिर Qn होगा, तो इसी को आप बदलेंगे। और कोई भी आप नंबर लिख लीजिए ABCD कुछ भी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये तो Q1 है, ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ QI। क्या लिख दिया भैया QI बटे में देखिए 2 3 उसके बाद 4 आएगा फिर n, मतलब यहाँ 2 बदल रहा है 3 बदल रहा है, यही चेंज हो रहा है। तो आप R लिखेंगे, यही चेंज हो रहा है ना, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे I। लेकिन देखिए 1 1 1 नहीं चेंज हो रहा है तो आप इस 1 को लिख देंगे, घात 3 भी ऐसे लगी रहेगी। फिर देखिए भैया ये 2 है ये 3 है फिर 4 आएगा फिर देखिए n, तो मतलब पहली डिजिट बदल जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे वेक्टर RI और 1 1 1 बचा है तो 1 को आप क्या लिख देंगे। यही होगा भैया हमारा क्या फार्मूला अध्यारोपण के सिद्धांत का दोस्तों। और आप जानते होंगे यहाँ पे I की वैल्यू, तो भैया आप I की वैल्यू चाहे जहाँ देखें, यहाँ I आया है तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है 2 से हुआ है। ठीक भैया, और ख़त्म कहाँ पे हुआ है n पे। यहाँ पे देखिए I आया है तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है 2 पे और ख़त्म कहाँ पे हुआ है Qn पे। स्टार्ट तो हो रहा है I बराबर कहाँ से 2 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है n पे। तो यही हमारा फार्मूला होगा वेक्टर F1 बराबर 1/4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 2 से कहाँ तक भैया n Q1 QI अपान R1 RI1 1 क्यूब वेक्टर RI1। ठीक भैया, ये था हमारा फार्मूला। लेकिन दोस्तों इसको भी और प्रसारित करें तो इसको हम लिखेंगे क्या, थोड़ा इसको ध्यान रखे रहिएगा। पहले तो इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इस पे भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसको आगे कैसे लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 से आप इसको थोड़ा और प्रसारित कर सकते हैं। ठीक, समीकरण आप 1 आपका यही है। आइए ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, इसके बारे में और इसके बारे में। ठीक भैया, तो आप जानते होंगे आपको मैंने कूलाम के नियम में इसको पूरा पढ़ाया था कि कूलाम के नियम का सदिश रूप में अगर वेक्टर R21 लिखा है तो इसे हम क्या लिखते थे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अगर वेक्टर R31 है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। विस्थापन सदिश की परिभाषा से अगर आपको याद हो मैंने बताया था स्थिति सदिशों के अंतर के बराबर होता है, जो लास्ट में होता है वही पहले आता है। ठीक भैया, और अगर हम इसका मॉड ले लें R21, देखिए इसका परिमाण क्या होता है, मैंने बताया परिमाण के लिए आप इसको क्या करेंगे वेक्टर को हटा देंगे, लेकिन जब इसका परिमाण लेना होता था तो इसको आप क्या करते थे भैया मॉड में ले लेते थे। ये मैंने आपको कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में पूरा पढ़ाया था, रफली समझाया भी था। इसको मैं फिर से यहाँ समझा दिया हूँ, तो इसको आप रफ में आप लिखेंगे भैया, इसको फेर में मत लिखिएगा। आइए इसी आधार पर हम इसको लिखते हैं। देखिए क्या हो जाता है फिर वेक्टर F1 बराबर
1/4πε0 Q1 Q2। R21 को हम क्या लिखेंगे भैया, मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2। ठीक भैया, होल क्यूब लगा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, होल क्यूब। और वेक्टर R21 को क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी आधार पे भैया ये क्या हो जाएगा, Q1 Q3। ये हो जाएगा भैया क्या, मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R3 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R3 वेक्टर। ठीक भैया, फिर लास्ट वाले को आप क्या लिखोगे, डॉट 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 Q1 और Qn। भैया ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस Rn का होल क्यूब, और ये हो जाएगा क्या, Rn माइनस R1। ये तो होगा भैया, इसको ब्रैकेट आप कंप्लीट बंद कर लेंगे। फिर वही चीज़, इसको आप सीधे योग में लिखा है, कैसे लिखेंगे योग में, थोड़ा यहाँ फिर से ध्यान देंगे। 1/4πε0 को आप ऐसे ही लिख देंगे, और फिर यहाँ लगेगा क्या, सिग्मा का निशान। देखिए Q1 और Q1 कंटिन्यू चल रहा है, तो आप Q1 को पुनः लिख लेंगे। फिर देखिए Q2 है, Q3 है, Qn, यही चेंज हो रहा है, तो इसको आप लिख लेंगे भैया क्या, Qi। ठीक, उसके बाद मॉड में देखिए कैसे चीज़ों को लिखा गया है। मॉड में भैया क्या हुआ है, सब भैया वेक्टर लगा है, ध्यान से देखिए। मॉड में क्या हुआ, 1 1 1 चल रहा है, तो इसको आप सिंपली लिख देंगे। ठीक, लेकिन 2 3 n यही चेंज हो रहा है ना, तो इसको आप क्या लिख देंगे, वेक्टर Ri। और ऊपर देखिए 1 1 1 कंटिन्यू चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर R1 ऐसे ही लिखेंगे, -2 3 4 n यही चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, इसी को हम माइनस करेंगे, R1 माइनस Rn। ठीक भैया, ये R1 माइनस Rn है भैया, R1 माइनस Rn। ठीक, और फिर आई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आप देख ही रहे भैया, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे पीछे स्टार्ट किए थे वैसे यहाँ से भी आई की वैल्यू 2 से कहाँ तक चलेगी, n तक। यही क्या है भैया, हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अध्यारोपण के सिद्धांत में कुछ नहीं हुआ भैया, कोई एक आवेश है, इस पर बहुत सारे आवेश मिलकर क्या कर रहे हैं भैया, बल लगा रहे हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, इस पर लगने वाला परिणामी बल किसके द्वारा, इन आवेशों के द्वारा क्या होता है भैया, इनके अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपके भैया क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। धन्यवाद दोस्तों।